क्वालिटी फैक्टर्स हैं कुछ। इन क्वालिटी फैक्टर की बेसिस के ऊपर हमने देखना है कि हमने एक प्रपोज किया था कि सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा, उसको रिक्वायरमेंट्स को हमने कुछ क्वालिटी फैक्टर्स के अंदर हमने डिवाइड कर लिया था। हमने कहा थी अब जब हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई मॉडल आते हैं। अब वो मॉडल क्या थे, हमने काफ़ी सारे मॉडल्स पढ़ने, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, मैकॉल फैक्टर मॉडल। अब मैकॉल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक रिसर्चर था जिसने हमें एक मॉडल बताया। उसने कहा जी हम उसकी बेसिस के ऊपर हम अपने मॉडल को डिवाइड कर सकते हैं। उसने 3 कैटेगरीज बताई, एक प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर बताया, एक प्रोडक्ट रिवीजन बताया, एक प्रोडक्ट ट्रांजिशन बताया। और इन तीनों कैटेगरीज के अंदर उसने आगे फर्दर चीजों को डिवाइड कर दिया। अब उसने इन चीजों को फर्दर किस तरह डिवाइड किया, उसने देखा कि अगर हम प्रोडक्ट ऑपरेशन की बात करते हैं, उस प्रोडक्ट ऑपरेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, उस सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस आएगी। अब करेक्टनेस क्या होती है, ये मैं दोबारा से एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। करेक्टनेस आएगी, रिलायबिलिटी आएगी, एफिशिएंसी आएगी, इंटीग्रिटी आएगी और यूजेबिलिटी आएगी। अब करेक्टनेस से क्या मतलब है, करेक्टनेस से मतलब ये है कि आपकी जो यूजर की रिक्वायरमेंट थी, जो यूजर से आपने रिक्वायरमेंट ली, जो आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया, क्या वो उस यूजर रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या वो यूजर की नीड को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। एक चीज। अब करेक्टनेस के अंदर और भी सारी चीजें आ जाती हैं, कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं। अब करेक्टनेस से एक और भी ये चीज आती है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, अब यूजर चाह रहा था कि वो इक्वेशन कुछ इस तरह से सॉल्व हो, लेकिन वो बेसलाइन जो इक्वेशन है उसको मेथड को सॉल्व करने का तरीका कुछ और है। करेक्टनेस इस पर्सपेक्टिव से भी आप करेक्टनेस देखोगे, जो आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो क्या वो एग्जिस्ट भी करती है, या उसको एग्जिस्ट करने के लिए कोई रूल बने हुए हैं, आप उनको फॉलो करके आप उसको सॉल्व करोगे। फिर रिलायबिलिटी की बात आ जाती है, आपने जो सॉफ्टवेयर बना के दिया वो कितना रिलायबल है। ठीक है, रिलायबिलिटी से क्या मतलब है कि आपने जो चीज़ें बना कर दी, जो आपने सॉफ्टवेयर बना कर दिया, क्या वो डील कर रहा है अपने फेलियर्स के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। ठीक है, इन केस ऑफ अगर कोई आ जाता है, क्या उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फेलियर रेट ज़्यादा तो नहीं है। अब फेलियर रेट ज़्यादा क्या होता है, अभी हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर कोई ये फेलियर रेट क्या होता है, फेलियर रेट क्या होता है, किसी को पता है, ये कोई लास्ट टाइम की डिस्कशन याद है। सर जो आपने एटीएम के रिलेटेड बैंक की एक मिसाल दी थी। हाँ, हमने बैंक की एक एग्जांपल देखी थी, फिर उसके बाद मैंने आपको शायद वो हार्ट मॉनिटरिंग वाली भी मैंने आपको शायद एक एग्जांपल दी हो, कि हम जब हार्ट मॉनिटरिंग यूनिट थे, जो आज से अगर हम 20 साल पहले जाएं, तो वो क्या होता था, कोई एक आधा कहते थे जी, हम उसकी एक फेलियर रेट ये रखा होता कि कोई 1000 में से कोई एक मशीन खराब होगी। लेकिन अब क्या है, हमने उस फेलियर रेट को और मिनिमाइज कर दिया। अब हम कहते हैं जी 20,000 में से हमारी कोई एक आधी मशीन जो है वो खराब होगी। हमने फेलियर रेट को मिनिमाइज कर दिया। वो क्यों किया, ताकि जब अगर फेलियर रेट ही बढ़ जाएगा, उसकी रीडिंग्स, उसका सारा कुछ चेंज हो जाएगा, तो हो सकता है पेशेंट के, हमारे हो नहीं सकता, बल्कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेशेंट की हेल्थ के साथ। मॉनिटर कुछ और बता रहा हो, लेकिन पेशेंट का जो करंट सिचुएशन है वो कुछ और हो। इसलिए हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कितना उसके अंदर फेलियर रेट आ रहा है। ठीक है, हम फेलियर रेट को क्या करते हैं, मिनिमम फेलियर रेट रखते हैं, मिनिमम। अब अगर मैंने उसकी एक और एग्जांपल दी थी रियल टाइम सिस्टम्स की, जिस तरह हमारे पास रडार का सिस्टम है, तो रियल टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, जहाँ पे फिक्स रिजिड टाइमिंग हमारे पास कॉन्स्टेंट होते हैं, वहाँ पे हमें मैक्सिमम रिलायबिलिटी फेलियर रेट को मिनिमम करना होता है, ताकि हमारी रिलायबिलिटी सॉफ्टवेयर की बढ़ सके। फिर उसके बाद हमने अगली चीज़ देखी थी एफिशिएंसी, कि वो अब हमारे जो सामने सॉफ्टवेयर जो बना कर दिया, क्या उसकी एफिशिएंसी वो इतना एफिशिएंट है कि वो इतने सारे यूजर्स को, अगर मैंने उसके यूजर की एग्जांपल दी थी, फिर उसके बाद मैंने एक वो कम्युनिकेशन लाइन वाली एग्जांपल दी थी आपको। हमने दो तरह की एग्जांपल्स देखी थी कि हम वो अगर स्पेसिस के हिसाब से एक कंपनी जो है वो 20 GB दे रही है ऑफिस के लिए, और हेड ऑफिस के लिए 100 GB दे रही है, और एज कम्पेयर उसकी कम्युनिकेशन लाइन कौन सी है, वन कम्युनिकेशन लाइन दे रही है, यानी एक ही लाइन के थ्रू वो डाटा जाएगा भी सही और वापस भी आएगा। एक और कंपनी जो डेटा उससे हाफ में दे रही थी, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन लाइन्स कितनी थी, 3 थी, जिसकी वजह से वो उसकी एफिशिएंसी जो है वो तेज होगी। फिर हमने ये बात की थी। फिर उसके बाद हमने देखा था जी इंटीग्रिटी से हमने देखा था जी हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी सिक्योरिटी से अलाउ देखा था, कि हमने जो इंटीग्रिटी, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं कि कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है कि अननोन पर्सन के पास उसकी एक्सेस हो, के वो रीड भी कर सके और राइट भी कर सके। हमने सिर्फ जो अलाउड, जो स्पेसिफिक हमारे यूजर होंगे, हमने उन्हीं को अलाउ करना है कि वो डाटा को एडिट भी कर सकें और
चेंज भी कर सकें और ऐड भी कर सकें। और बाकी जो कुछ यूजर ऐसे होंगे जो सिर्फ डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, और कुछ यूजर जो सिर्फ उसका इंटरफेस देख सकते हैं, उनके लिए कोई चीज नहीं। फिर हमने उसके बाद देखा था जी यूजिबिलिटी। अब यूजिबिलिटी से क्या मतलब था, हमने इतना उसको आसान बनाना है ताकि हम जब ट्रेनिंग करें अपने नए जो एम्प्लॉयज की है वो उसको चीज को समझ सकें। ये ना हो कि हमने इतना मुश्किल सा इंटरफेस बना दिया है, हमें खुद समझाने में भी उसे टाइम लग रहा है। मैक्सिमम ट्रेनिंग टाइम का मैंने शायद डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि अगर हम बात करते हैं तो 2 वर्किंग डेज से हमारे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर हमने मैंने एक एग्जांपल आपको बताई थी कि अगर वो एक कॉल सेंटर है, अगर वहाँ पे आपने अगर एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया जो जिसकी एफिशिएंसी क्या है, वो अगर 60 कॉल्स पर डे लेता है, ठीक है, लेकिन आप एक नया एम्प्लॉय हायर किया जिसको आपने 2 दिन ट्रेनिंग दी। 2 दिन ट्रेनिंग देने का मतलब यह है वर्किंग आवर क्या कि आपने उसको 16 घंटे की ट्रेनिंग दी। अब वो 16 घंटे की ट्रेनिंग के बाद उस सॉफ्टवेयर को यूज करने में इतना एफिशिएंट हो गया कि वो उसकी कैपेबिलिटी कितनी है सॉफ्टवेयर की, वो एक दिन में मिनिमम 6 कॉल्स 60 कॉल्स को भी वो आसानी से डील कर सकता है। लेकिन जिसको आपने ट्रेनिंग दी, जो नया एम्प्लॉय है, वो एक दिन में 16 घंटे की ट्रेनिंग के बाद वो एटलीस्ट 45 कॉल्स अटेंड करने के बराबर के काबिल हो जाए, ठीक है। तो ये हमने एक्सपेक्ट देखा था यूजेबिलिटी के अंदर। फिर एक और हमने कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी उसने डिवाइड की, उसने कहा जी रिवीजन फैक्टर आ जाता है। अब प्रोडक्ट का रिवीजन फैक्टर का मतलब क्या है, आफ्टर सेल डिपार्टमेंट सारा डील करेगा। अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग आता है तो आपने उसको मेंटेन करके देना है। अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फेलियर आता है आपने उसको मेंटेन करके देना है। सॉफ्टवेयर के अंदर कोई अपडेट आती है आपने उसको मेंटेन करके देना है। जितनी भी सारी चीजें, ये सारे के सारे फैक्टर किस चीज के अंदर लाई करते हैं, मेंटेनेबिलिटी के अंदर लाई करते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या है, अब फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर ये है कि वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो अडेप्टिव जो आपकी मेंटेनेंस है ना उसको एक्सेप्ट कर सके। अब अडेप्टिव मेंटेनेंस की बात क्या है कि उसके अंदर हमने देखा था जी, अगर हम उसके अंदर अगर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो बैठ ना जाए। फॉर इंस्टेंस कि अगर हम कहते हैं जी हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो अपने पास एटलीस्ट 1000 लोगों को एक्सेस कर सकता है, मतलब 1000 लोगों को सेम टाइम के ऊपर वो अलाउ कर सकता है कि वो उसको यूज कर सकें। उसकी हमने मल्टीपल एग्जांपल देखी थी। अगर फेसबुक के ऊपर इतनी एक्सेस ही ना हो उसके सर्वर के ऊपर के मिलियंस ऑफ पीपल एक टाइम के ऊपर चल सकें, तो क्या होगी, डाउन हो जाएगी। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है उन्होंने उसे 2 के फैक्टर के साथ रखा हुआ कि अगर इससे भी डबल आ जाते हैं तो करंट वो यूजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी चला सकते हैं। फिर उसके बाद हमने लास्ट चीज देखी थी टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी के अंदर हमारे क्या आया था कि हम टेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेते हैं सिस्टम की कि हमारा वो ऑपरेट कैसे कर रहा है, क्या जो हमने रिक्वायरमेंट दी थी क्या वो रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरे का पूरा सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, फिर अगर हमने देखा था अगर कोई एरर आ जाता है उसके बाद हमने उसका लॉग देखना था। फिर हमने देखा जी वो आया किस वजह से, फिर हम उसको किस तरह भेजते थे, दोबारा मेंटेनेंस के लिए भेजते थे जो हमारे पास मेंटेनेबिलिटी के फैक्टर में आता था। इसी तरह हमारे पास एक और चीज आती है, लास्ट हमारे पास जो आती है वो ये बात है कि हम प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन फैक्टर है। अब ट्रांजिशन फैक्टर से क्या मतलब, पोर्टेबिलिटी क्या है, लास्ट टाइम हमने पोर्टेबिलिटी को डिस्कस किया था। पोर्टेबिलिटी होती क्या है, पोर्टेबिलिटी क्या थी, मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर इतना आपका एफिशिएंट होना चाहिए, इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए कि वो नए जो इन्वायरमेंट है उसको जाके, या नया इन्वायरमेंट है या डिफरेंट हार्डवेयर है या डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, वो उसको जाके एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, वो उसको अडाप्ट कर सके। ये ना हो अगर मैं फॉर इंस्टेंस अपने इस लैपटॉप के ऊपर जिसकी रैम 8 GB है, इसके अंदर 500 TB की कोई एक ड्राइव पड़ी हुई है या कुछ भी व्हाटसोएवर जो भी है, वो यहाँ से अगर मैं इस सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल करता हूँ या मैं इसको लेके जाके दूसरे किसी और पीसी के ऊपर इंस्टॉल करता हूँ, फॉर इंस्टेंस जिसकी रैम 4 GB है, अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट अभी तक 4 GB वाला लोग यूज कर रहे हैं, तो जिसकी रिक्वायरमेंट 4 GB है और उसके अंदर कुछ कम स्पेस पड़ी हुई है, तो उसके अंदर क्या करना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, वो 4 GB के ऊपर भी हमारा एटलीस्ट चले, ठीक है। ये पोर्टेबिलिटी थी कि हमारा सॉफ्टवेयर जो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर अडॉप्शन के दौरान उसको कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर रीयूजेबिलिटी की बात आ गई। अब रीयूजेबिलिटी की बात क्या थी, रीयूजेबिलिटी के अंदर हमने देखा था कि हम बात करते थे अगर एक सॉफ्टवेयर किसी ने बना लिया, हो सकता है उस सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर कोई नया जो यूजर अपना सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है उसके अंदर भी वो यूजर यूज कर सकते, हम उसको अपने पिछले जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स है हम नए सॉफ्टवेयर के अंदर उन फीचर्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बात किसकी आ रही थी, कोड रीयूजेबिलिटी की आ रही थी। फिर इंटरऑपरेटिबिलिटी की बात आ गई। वो इंटरऑपरेटिबिलिटी की बात के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट फर्मवेयर्स के ऊपर चलना चाहिए। अब उसकी एग्जांपल मैंने आपको यही दी थी कि आपने इस तरह से ऐप बनानी है। अब तो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस की मैंने आपको कहा था
कि जो सॉफ्टवेयर आपका इस ओएस के ऊपर चल रहा है, हो सकता है यूजर के जो डिफरेंट यूजर जो उसके आ रहे हैं वो कोई मैक से आ रहा हो, कोई यूबेंटो से आ रहा हो, तो उसको भी एक्सेस देनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये हमने कुछ पढ़ा था। फिर हमने देखा था ये जो क्वालिटी के जो सॉफ्टवेयर जो क्वालिटी के होते हैं ना, ये एक ट्री होता है, इसके नीचे ये सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ये कुछ 11 फैक्टर से अलग-अलग से हमने इसको मैकाल के मॉडल ने इसको 3 फैक्टर्स के अंदर, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। अब पैरेलली ये वही सारी चीजें जो हमने डिफाइन कर ली हैं। उसके बाद ये करेक्टनेस है, आउटपुट मिशन हमारा क्या होगा, एक्यूरेसी क्या होगी आउटपुट की, कंप्लीटनेस क्या होगी, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं है, अवेलेबिलिटी है जो इन्फॉर्मेशन हम जो यूजर चाह रहा था, और फिर कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होंगे अकॉर्डिंग के, ठीक है। उसके बाद रिलायबिलिटी, क्या वो डील कर सकता है फेलियर के साथ या नहीं कर सकता। एग्जाम्पल आपके सामने, अगर ये बंदा रस्सी के ऊपर से वॉक करता हुआ जा रहा है, क्या ये रस्सी इतनी काबिल है, इतनी रिलायबल है कि वो उसका वेट उठा सके और ताकि वो क्रॉस कर सके, ठीक है। अगर ये रस्सी इतनी कैपेबल ना हो कि ये टूटेगी रस्सी और नीचे गिरेगी, तो जाहिर सी बात है उसे मगरमच्छ खा जाएंगे। बात समझ आ गई? ये इलस्ट्रेशन दी हुई थी ताकि आप इधर से रिलायबिलिटी को देख सको। अब आगे आ जाती है एफिशिएंसी की बात। अब एफिशिएंसी की बात क्या, यहाँ पे हम बात करते थे जी, हमने कहा जी हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ हम डील करेंगे कि सॉफ्टवेयर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी कंफर्म कर रहा। फिर हमने यहाँ पे वो देखा था मिलियन पर इंस्ट्रक्शन की बात आ रही थी, एक एग्जांपल ली थी कि हार्डवेयर को हम जब कैपेबिलिटी उसकी चेक करते हैं तो वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड मिप्स के बेस के ऊपर चेक करते हैं कि वो कितनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के अंदर पास कर सकता है। फिर इंटीग्रिटी, यहाँ पे बात आ गई सॉफ्टवेयर सिस्टम की सिक्योरिटी की बात है, अनऑथराइज्ड पर्सन को आपने एक्सेस नहीं देनी, ठीक है। वो बस हो सकता है कि कुछ यूजर्स हों जो सिर्फ रीड कर सकते हो, और कुछ यूजर लिमिटेड जो यूजर्स हैं वो उसको रीड भी कर सकते हैं, उसको राइट भी कर सकते हैं, उसको ऐड भी कर सकते हैं। बात समझ आ गई? जिस तरह आपकी फायरवॉल काम करती है, ये फायरवॉल के नीचे एक एग्जांपल दी हुई है। अनऑथराइज्ड पर्सन जैसे ही आ रहा है, वो एक दीवार सी बनी हुई है, वो उसको ये अगर दीवार आप देखें तो जो मालवेयर अटैक हो रहे हैं या अनऑथराइज्ड पर्सन अटैक करना चाह रहा है तो वो दीवार से वापस जा रहा है, लेकिन ऑथराइज्ड पर्सन आपके सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहा है। फिर उसके बाद यूजिबिलिटी है, इतना आसान होना चाहिए कि आप जब नया एम्प्लॉय आए तो आप उसको सिखा सकें कि ये इतनी देर में वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेंटेनेबिलिटी और ये सारी चीजें आती है। मेंटेनेबिलिटी के अंदर क्या था, आपने जो फेलियर्स आपका आए आपने उसको करेक्ट करना है, ठीक है। आपने उसकी उस फेलियर की करेक्शन को भी आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी। फिर फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या था कि इतना अडैप्टिव होना चाहिए कि वो मेंटेनेंस एक्टिविटीज को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। ये ना हो कि कुछ दिन के बाद अगर हम उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी ना हो सॉफ्टवेयर के अंदर कि उसको हम अपडेट कर सकें। बात समझ आ गई? इतने उसके अंदर कैपेबल होना चाहिए कि अगर हम उसके अंदर कोई नया फीचर ऐड करते हैं तो वो फीचर्स को अपने अंदर अब्जॉर्व कर सके। फिर उसके बाद टेस्टेबिलिटी थी। हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को, जो हम यूजर की इंफॉर्मेशन है, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा जनरेट कर रहा है, हम वो देखते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जी हमारे जो फीचर्स थे क्या वो वाकई स्पेशल, जो हमारे फीचर जो हमने फीचर डिजाइन किया वो वाकई यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर उतर रहे हैं, क्या उनके रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, फेलियर सिस्टम तो नहीं आ रहा। या उसके अलावा हम लॉग फाइल चेक करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो इन चीज़ों को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसके अंदर टेस्टेबिलिटी के दौरान कोई एरर आएगा, कोई फेलियर आएगा, तो हम दोबारा उसको किधर भेज देते हैं, पीछे मेंटेनेबिलिटी के लिए, मेंटेनेंस वाले के पास भेज देते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? फिर ये पोर्टेबिलिटी की एग्जाम्पल थी कि अगर एक बंदा है ये दरमियान में, ये लिंक्डइन भी यूज करता है, फेसबुक भी यूज करता है, ब्लॉगर भी यूज करता है, फ्लिकर, गूगल, ये सारी एग्जाम्पल दी हुई थी। पोर्टेबिलिटी भी क्या है, अडॉप्शन है दूसरे इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने की, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर भी हो सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं। फिर रीयूजेबिलिटी, ये एप्लीकेशन ए थी जो पुरानी हमने एप्लीकेशन बनाई थी, एक नई एप्लीकेशन आ गई। अब इन पुरानी एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स है जिनको हम यूज कर सकते थे नई एप्लीकेशन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, वहां से कोड उठा के उस फीचर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, रीयूजेबिलिटी आ गई। हमने इस तरह से मॉड्यूल डिजाइन करने ताकि हम नए सॉफ्टवेयर के अंदर अपने जो हम बना रहे हैं, करंट जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसका कुछ हम ना कुछ पार्ट अगला अगर हो सकता है हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो हम वहां पे भी उसके अंदर यूज कर सकें। हम इस तरह से उसको डिजाइन करते हैं। फिर इंटरऑपरेटिबिलिटी आ गया कि ये वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऊपर हमारा चलना चाहिए, फिर उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट के ऊपर चलना चाहिए। ये ना हो कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले यूजर अगर आपके सॉफ्टवेयर पे आते हैं या आपकी ऐप के ऊपर आते हैं तो वो उनको अलाउ ही नहीं करता या वो चलाते ही, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थी जो हमने लास्ट टाइम देख ली थी। हमने अभी तक देखा था मैकॉल क्लासिक मॉडल, ठीक है, जिसने हमें टोटल 11 हमारे फैक्टर्स लिए। वैसे तो 16 फैक्टर्स ये कुछ लिखे हुए नीचे, जिसके अंदर वेरीफाइबिलिटी भी है, एक्सपेंडेबिलिटी भी है, सेफ्टी भी है, मैनेजेबिलिटी भी है और सर्विबिलिटी भी है, ठीक है। लेकिन ये थे मैकॉल के। अब मैकॉल के कुछ मॉडल्स के अलावा दो और रिसर्चर्स थे जिन्होंने अपने मॉडल्स दिए। एक एवियन था और दूसरा डच और विलिस थे,
ठीक है। डच और विलेज ने क्या किया, इन दोनों ने अपने मॉडल के अंदर से एक्सक्लूड कर दिया टेस्टेबिलिटी के फीचर को। अब टेस्टेबिलिटी के फीचर को उन्होंने क्यों एक्सक्लूड किया, उसकी मैं वजह भी आपको चल के बताता हूँ। लेकिन एवन ने किसको ऐड किया, अपने पास दो नए फीचर ऐड किए। कौन से? वेरिफिएबिलिटी ऐड किया और एक्सपेंडेबिलिटी ऐड किया, ठीक है। लेकिन डच और विलिस ने क्या किया, वेरिफाइबिलिटी भी ऐड कर दिया, एक्सपेंडेबिलिटी भी ऐड कर दिया, सॉफ्टवेयर की सेफ्टी भी ऐड कर दी, सॉफ्टवेयर सिस्टम या हार्डवेयर की उसने मैनेजेबिलिटी भी ऐड कर दी और सर्वेबिलिटी भी ऐड कर दी। अब इन्होंने क्या ऐड की, इन्होंने डिफरेंट चीजों के ऊपर किया। जो अगर हम दोनों इन कंपेरिजन मॉडल्स के अगर हम कंपैरिजन देखें तो इन्होंने ये जो नए दो मॉडल्स हैं, इन्होंने सबसे पहले किसको एक्सक्लूड किया है, अपने फैक्टर्स में से टेस्टेबिलिटी के फैक्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। अगर मैं आगे चलता हूँ, ये चैप्टर 3 है, तो मैं आपको अगर ये दिखाता हूँ ये तो कुछ फीचर्स हैं। अगर यहाँ पे अगर आपको सबको स्लाइड नजर आ रही है तो ये देखो, ये प्लस के साइन के ऊपर इन दोनों से यहाँ से एक्सक्लूडेड है। इन दोनों मॉडल ने क्या किया, सबसे पहले टेस्टेबिलिटी के फैक्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया। फिर क्या हुआ, दोनों जो एवेंस का और मैरिनिक का मॉडल था, इन्होंने टोटल फैक्टर कितने लिए, 12। अब इन 12 मॉडल्स के जो फैक्टर्स थे, इन्होंने इसको जी, आवाज कट के आ रही है? नहीं सर, ठीक आ रही है। अच्छा, इंटरनेट का इशू होगा आपका, अगर जिसका भी आ रहा है। लेकिन फिर मैं दोबारा बता देता हूँ इन मॉडल्स के दरमियान में डिफरेंस क्या था। सबसे पहले मॉडल हमने पढ़ा मैकॉल का, ठीक है। उसने 11 फैक्टर्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब इवेनिक ने क्या किया, इवेनिक और डच के जो मॉडल्स थे, इन्होंने अपने मॉडल्स के अंदर से सबसे पहले टेस्टेबिलिटी के फैक्टर को निकाल दिया। इन्होंने कहा जी हम टेस्टेबिलिटी के फैक्टर को नहीं ऐड करते। इवन के मॉडल ने क्या किया, जो 12 नए फैक्टर्स लिए, इवन के मॉडल में टोटल 12 फैक्टर्स थे। अब वो 12वां फैक्टर कौन सा है उसने ऐड किया, एक तो निकाल दिया, बाकी 2 ऐड कौन से किए, एक वेरिफाइबिलिटी ऐड किया और एक्सपेंडेबिलिटी ऐड किया। इसने 2 मॉडल ऐड किए और इसने इसको इन 12 फैक्टर्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। एवंस ने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया अपने 12 क्वालिटी फैक्टर्स को। और डच ने कितने के अंदर डिवाइड किया, 4 कैटेगरी के अंदर। लेकिन डच ने टोटल कितने लिए, 15 फैक्टर लिए। अगर आप ये काउंट करो प्लस के साइन, ये 15 है। टेस्टेबिलिटी को हमने पहले बताया कि इन दोनों ने अपने अंदर से रिमूव कर दिया। यहां तक बात समझ आ गई। अब जो फीचर्स हमारे पास आ गए, कुछ क्वालिटी फैक्टर से वो ये पहले तो एक तो ये बता देते हैं कि जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के हम क्यों इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। कुछ क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं जो टिपिकल यूजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बताया, कोई भी आपको यूजर ये नहीं कहेगा कि जो मेरा ये ऐप है ये iOS के ऊपर भी हो, इसके ऊपर भी हो चले, जो मैक के ऊपर भी चले, जो एंड्रॉयड के ऊपर भी चले, इस तरह से यूजर के ऊपर इंटरफेस। ये जो कुछ फीचर्स हैं, ये वो फीचर्स हैं जो आपको खुद डेवलप करने पड़ते हैं, जो बेसिक नीड होते हैं। फॉर इंस्टेंस यूजर को नहीं पता कि ये किस तरह से पोर्टेबिलिटी काम करेगी, रीयूजेबिलिटी कैसे काम करेगी और वेरीफाइबिलिटी कैसे काम करेगी। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये था कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर परफॉर्म करे। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है, कोड आपके पास है, ये डेवलपर एंड के ऊपर है, इसका क्लाइंट के साथ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपने अपनी तरफ इंश्योर करना है। और वेरीफाइबिलिटी क्या है, ये अब हम चल के देखते हैं। अब मैं जरा वापस चलता हूं यहां पे। ये 5 चीजें नहीं ऐड हुई, वेरीफाइबिलिटी, एक्सपेंडेबिलिटी, सेफ्टी, मैनेजेबिलिटी और सर्वेबिलिटी। अब यहां पे हम देखते हैं दोनों मॉडल्स ने वेरीफाइबिलिटी को भी ऐड किया, एक्सपेंडेबिलिटी को भी ऐड किया, ठीक है। और सेफ्टी, मैनेजेबिलिटी और सर्वेबिलिटी ये किसने ऐड किए, डच के मॉडल ने ऐड किए। 3 चीजें सिर्फ डच के मॉडल ने ऐड की। अब हम देखते हैं डच के मॉडल ने वेरीफाइबिलिटी क्या होती है। जो एवियंस और मैरिक ने वेरीफाइबिलिटी को जो डिफाइन किया है, उन्होंने एक वेरीफाइबिलिटी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया और बेसिक डेफिनेशन भी वेरीफाइबिलिटी की यही है कि आप जो है वेरीफाइबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो डिफाइन करते हैं डिजाइन और प्रोग्रामिंग फीचर्स को, ठीक है, जो एफिशिएंट करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, जो आपने जो डिजाइन बना दिया और प्रोग्रामिंग को, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है इसके अंदर आपने डिफरेंट जो मॉड्यूल्स बनाए, आपने उसको कितना आसान रखा अपने मॉड्यूल्स को, आपने कितना सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स है उनको आसान रखा, इसका मतलब यह है। फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से की और आपने प्रोग्रामिंग की गाइडलाइंस को फॉलो भी किया है या नहीं किया। ये सारी की सारी चीजों को जब आप चेक करते हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो कि क्या यूजर ने, जो डेवलपर था, जो जब डिजाइन कर रहा था आपके सॉफ्टवेयर को, आपके प्रोग्रामिंग फीचर्स को जब वो डिजाइन कर रहा था, क्या उसने इतना एफिशिएंट डिजाइन किया जो आपने जो उसको बताया था कि इसके अकॉर्डिंग आपने डिजाइन करना है।
ठीक है, यहाँ पे जब बात आती है तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वो वेरीफाइबिलिटी हो रही है। ठीक है, अब एक्सपेंडिबिलिटी का क्या मतलब था? एक्सपेंडिबिलिटी दोनों ने बता दिया, दोनों ने दोनों जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बताया कि हम एक्सपेंडिबिलिटी को भी ऐड करते हैं, एक्सपेंडिबिलिटी भी हमारे पास ऐड होगी। अब एक्सपेंडिबिलिटी क्या होती है? रेफर करती है उन एफर्ट्स के ऊपर जो फॉर इंस्टेंस अगर ये डायरेक्ट ना रिलेट कर रही है यूजिबिलिटी के साथ। ठीक है, अब ये यूजिबिलिटी के साथ एक्सपेंडिबिलिटी कैसे कर रही है, रिलेट कर रही है? वो इस तरह से रिलेट कर रही है कि जो नई एप्लीकेशन है, ताकि उसकी जो यूजर यूज कर रहा है उसकी यूजिबिलिटी को आप इंप्रूव कर सकें। अब यूजिबिलिटी को कैसे इंप्रूव करना है वो हम पढ़ के आए हैं कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हमने यही बात की थी कि हमारा इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि ये मैकाल के फैक्टर के अंदर हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी कि इतना हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए सॉफ्टवेयर कि वो अपने अंदर चीजों यूजर्स को अलाउ कर सके, थाउजेंड्स ऑफ यूजर को एक सेम टाइम के ऊपर अलाउ कर सके। फॉर इंस्टेंस ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि वो जितनी ज्यादा यूजर हैं उनको अलाउ कर सके, उसकी सर्विसेज अच्छी हो, उसके अंदर फेलियर्स का जो है रेट है वो कम हो। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये हमने ऊपर बात की थी। एक्सपेंडिबिलिटी की अगर बात करें तो सेम फीचर ये दोनों के दोनों कुछ क्वालिटीज जो एक्सपेंडिबिलिटी के अंदर आ रही है, दोनों की दोनों जो क्वालिटीज थी ये पिछले मॉडल ने, जो मैकाल ने, इसने अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर काउंटर की हुई थी, लेकिन एविनिक ने और डच ने इसको एक अलग से क्वालिटी फैक्टर के ऊपर डिफाइन किया। ठीक है, अब सेफ्टी रिक्वायरमेंट आ जाती है। अब सेफ्टी रिक्वायरमेंट जो थी ये सिर्फ डच ने और विलिस ने ऐड की थी अपने मॉडल के अंदर। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी हम जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना हमारा, उसकी हम रिक्वायरमेंट में एक सेफ्टी भी ऐड कर देते हैं। अब सेफ्टी से मतलब यह है कि जो हैजर्डियस यूजर है उस तक हमने उसको एक्सेस नहीं देनी। हो सकता है आपकी कंपनी में कोई इस तरह का एम्प्लॉय हो जो आपका डाटा उठा के किसी और कंपनी को बेच रहा है। ठीक है, हो सकता है वो आपके जो आपने डेटा आपको चाहिए था वो उसकी एंट्री गलत कर रहा है। ठीक है, इस तरह के यूजर से आपने अपने सॉफ्टवेयर को भी बचाना है। ये क्या है? सेफ्टी है। बात समझ आ गई? उसने इस चीज को भी सेफ्टी के अंदर ऐड कर दिया, इस अपने मॉडल के अंदर भी ऐड कर दिया। फिर सेफ्टी के बाद अगली चीज जो हमारे पास आ जाती है, अच्छा सेफ्टी के आगे हमारे पास उससे अगली चीज हमारे पास आती है मैनेजेबिलिटी और सर्विलेबिलिटी। मैनेजेबिलिटी जो थी वो डायरेक्ट रिलेट करती है किस चीज के साथ? आपको अगर टर्म से ये पता चल रहा हो तो ये किसके साथ रेफर कर रही है? कोई ना कोई मैनेजमेंट होगी, यानी इसका मतलब ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव की टूल्स की तरफ आपको रेफर कर रही है, जिसके अंदर क्या आता है कि सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट है और जो उसके जो मेंटेनेंस के दरमियान में जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पे मैनेज कर रहे होगे, उसको प्रॉपर टाइम के ऊपर मैनेज कर रहे होगे। ये हमने डिस्कशन की थी। अगर कम्युनिकेशन ना हो प्रॉपर टीम्स के दरमियान में तो क्या होगा? हमारे सॉफ्टवेयर डिले हो सकता है रिक्वायरमेंट कुछ और हो, बना कुछ और दिया और जो रिजल्ट है उसका कुछ और रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैनेजेबिलिटी के अंदर क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आते हैं। बात क्लियर होगी? लास्ट जो चीज थी हमारी सर्विबिलिटी। अब सर्विबिलिटी क्या है? वो ये डायरेक्ट रेफर करती है, जो हमारी सर्विबिलिटी की रिक्वायरमेंट है ये रेफर करती है कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज को। ठीक है, अब कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज को क्या मतलब है? इसका मतलब यूज किया, ठीक है, और उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर फारिग हो गया। उसने एक दफा तो अपने ऊपर अलाउ किया कि हम इसको यूज करके डेटा एंटर कर सके एक टाइम के ऊपर, फर्स्ट टाइम या एक से लेके 10 दफा वो सही चला, 11वीं दफा जब गया उसके अंदर फेलियर रेट जो था वो बढ़ गया। पहली दफा फेलियर रेट नहीं आया, जब उसके अंदर डाटा बढ़ता गया हमारा सॉफ्टवेयर क्या, उसका फेलियर रेट बढ़ता गया। यहाँ पे हम सर्विबिलिटी की बात करते हैं कि हमारा जो फेलियर रेट होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम वो इतना सर्विसेज जो है हम अगर रिकवर करने में, अगर वो फेल भी हो जाता है तो वो उसको रिकवर करने में हमारे पास मैक्सिमम टाइम ना लगे, हमारे पास मिनिमम टाइम लगे ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर को रिकवर कर सकें सर्विसेज को। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी भी तो यही। रिलायबिलिटी क्या थी? रिलायबिलिटी ये थी कि हम उस सॉफ्टवेयर के ऊपर रिलायबल हैं। वो यूजर्स को अलाउ कर रहा था कि ये इतने रिलायबल होने चाहिए कि वो अलाउ कर सके। अब सर्विबिलिटी की बात है, रिलायबल का तो मतलब यही है ना कि जब भी आप सॉफ्टवेयर चलाओगे वो चलेगा। अब सर्विबिलिटी की बात यहाँ पे डिस्कस यही हो रहा है कि वो इतना होना चाहिए, ये ना हो कि वो एक दफा चला फेलियर रेट नहीं आया, दूसरी दफा चला कोई फेलियर रेट आ गया, किसी ना किसी फीचर के ऊपर जाके उसने मसला किया, फिर तीसरी दफा चला, मसले बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब उन मसलों को आपने क्या करना है? कम भी करना है, उनके अंदर मिनिमम टाइम भी लगना चाहिए उसको रिकवरी के लिए। ये बात आ रही है कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस की, यानी वो सर्विस देता रहे। क्लियर हो गया सर्विबिलिटी का? अब ये नहीं है कि हमने सीएमएस जो डिजाइन हुआ फॉर इंस्टेंस यूसीबी का, अब ये अगले 10 या 15 सालों की उसको लेकर डिजाइन किया गया है ताकि अगले जो कमिंग जो 10 to 15 ईयर्स हैं ये वहां पे भी सर्विस दे सके।
बात समझ आएगी। ये नहीं है कि अगर फॉर इंस्टेंस आज यूसीबी के पास 10,000 स्टूडेंट है, अगर कल 50,000 हो जाते हैं तो आपका ये थोड़ी सीएमएस जो स्पीड है स्लो डाउन कर हो लें। जाएगा। ठीक है, चलो अब स्पीड, ये कौन बोला है स्पीड के लिए? मोइन। मोइन। अच्छा यार, अब तो आधा लेक्चर खत्म हो गया, मतलब तकरीबन सारा जो हमने पिछला जो चीजें रहती थी वो हमने रिवाइज कर लिया। चलो खैर, अगली अगली दफा से और इसको स्लो करके चलेंगे, ठीक है। स्लो अगर बिल्कुल बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो उससे ये होगा कि हमारा जो एजेंडा है लेक्चर का, हमने 1 घंटे 20 मिनट के अंदर जो चीजें कवर अप करनी है वो हम अच्छी तरीके से उसको कवर अप कर सकें, ठीक है। अब यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई मसला है सर्वेबिलिटी तक, यहाँ तक हमने चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बात समझ आ गई? इसके बाद अब ये एक आपका क्विज होगा। क्विज के अंदर आपके कुछ एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज के साथ 2 क्वेश्चंस हैं, आपने उनको सॉल्व करना है, उनको डिफरेंशिएट करना है। बेसिकली डिफरेंस पूछा हुआ है या आपसे मॉडल की कुछ चीजें पूछी हुई हैं जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर किसी को कोई यहाँ तक कोई मसला है तो वो मुझे बता दें, वरना क्या होगा, एक और क्विज होगा। अब वो सेकंड क्विज जो होगा वो क्विज 1 का ही एक और क्विज होगा, पार्ट होगा, यानी जिसको हम एज ए क्विज 2 काउंट करेंगे, जिसके अंदर हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। व्हाइट बॉक्स टेक्सटिंग से पहले पहले हम सारा कुछ इंक्लूड कर देंगे। बात समझ आ गई है? अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो वो मुझसे पूछे, वरना फिर आप चीजें उठाओ, तो हम फिर उसको क्विज स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपने क्विज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कह रहे हैं, ये हम लोगों ने टाइप ही करना है या रिटन में चाहिए? आप रिटर्न करके रोल नंबर ऊपर लिख के उसकी तस्वीर अपलोड कर दो, ठीक है। ओके सर। अच्छा, एक और चीज मुझे यहाँ पे याद आ गई सर कि वर्ड पे नहीं अगर कर हम बात, सकते? हाँ हाँ जी, ऐड टू वर्क। सर मैं कह रहा हूँ वर्ड पे नहीं कर सकते हम ये रिटर्न काम? वर्ड पे नहीं, हैंड रिटन का हम हैंड रिटन सबमिट करवा दो। टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी, टू द पॉइंट आपने चीजें लिखनी है। अच्छा, मैंने आपसे कुछ एग्जांपल पूछी थी लास्ट टाइम, मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास आपने जो भी चीज है उसकी कुछ ना कुछ केस स्टडी होगी, आपने उस केस स्टडी के हिसाब से भी देखना है, ठीक है। आपकी जो असाइनमेंट नंबर 1 है वो इस वीक के एंड पे फ्लोट हो जाएगी, जिसके अंदर कुछ केस स्टडीज होंगी। एक केस स्टडी अभी फिलहाल ऐड की है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी अपकमिंग जो असाइनमेंट्स होंगी वो कुछ इस तरह से रिलेट होंगी। आपको स्टडी मिला करेगी, आपने उसको पढ़ना है, उसको देख के उसको आपने अपने एज एस क्यूए इंजीनियर के हिसाब से आपने अब उसको सॉल्व करना है, ठीक है। टेस्टर तो है लेकिन आपने क्वालिटी का एश्योरेंस भी आपने देनी है। बात समझ आ गई? और अगर अब अभी भी फिलहाल अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझसे